बीएससी पार्ट 2। मैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विभिन्न पुष्प समूहों के बारे में जो कि पौधों में पाए जाते हैं। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी हमको जानना ज़रूरी है कि किस तरह हम पादप को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी के बारे में फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे फ्लोरल डिस्क्रिप्शन किस तरह से हम करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से इनकी व्यवस्था उसमें फूलों में होती है, पुष्पों में। अगर हम पुष्प को देखें तो ये एक कंडेंस्ड ब्रांच मानी जाती है, मतलब ऐसी शाखा जिसमें कि पर्व छोटे हो गए हों और पर्व संधियाँ बिल्कुल पास पास में आ गई हों। तो जिस प्रकार से शाखा में पत्तियों की व्यवस्था होती है, चक्रीय व्यवस्था होती है या स्पाइरल व्यवस्था, सर्पिल व्यवस्था होती है, उसी तरह से पुष्प में भी आपको दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, चक्रीय व्यवस्था और सर्पिल व्यवस्था। चक्रीय व्यवस्था में जो पुष्प के पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और जो कार्पल्स हैं, वो चक्र में व्यवस्थित होते हैं। और दूसरा जो व्यवस्था होती है जिसके अंदर के पुष्प के जो यही अंग हैं, ये सर्पिल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। सामान्य तौर पर सर्पिल व्यवस्था जो होती है, स्पाइरल अरेंजमेंट जो होता है, वो प्रिमिटिव माना जाता है। फॉर एग्जांपल रेननक्यूलेसी फैमिली में रेननक्यूलस के अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो स्पाइरल व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो ये पुराना या प्रिमिटिव आद्य प्रकार का लक्षण माना जाता है। और कभी कभी कुछ पौधों में स्पाइरोसाइक्लिक, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, जैसे कि डेल्फिनियम में होता है। कुछ पुष्पांग जो होते हैं वो स्पाइरल या सर्पिल व्यवस्था में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो चक्रीय व्यवस्था में होते हैं। सामान्यतः ये बिल्कुल पास पास में होते हैं, जो जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंथर्स हैं और जो कार्पल है वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुंकेसर होते हैं वो थोड़ा सा एक शाखा थोड़ी लंबी निकलती है और उसके ऊपर उनका व्यवस्था होती है। तो इस तरह की संरचना जो होती है उसको हम एंड्रोफोर बोलते हैं, पुमंगधर। ये इलोंगेटेड पार्ट होता है थैलेमस का, जिसके ऊपर की स्टेमल्स या पुमंग पुंकेसर पाए जाते हैं। तो ये पुष्पासन का दीर्घित भाग होता है, ठीक है, जिसमें कि ये मिलते हैं। इसी तरह से गाइनोफोर होता है। गाइनोफोर पुष्पासन का वह थोड़ा सा दीर्घित पार्ट होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है, जिसके ऊपर की गाइनोशियम या अंडक उपस्थित होता है। कभी कभी ये दोनों संरचनाएं एक साथ भी होती हैं, तो इस तरह की जब संरचना होती है तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोगाइनोफोर, जैसे कि गाइनोड्रॉप्सिस में पाया जाता है ये, जिसमें कि जो पुष्पासन का दीर्घित पार्ट होता है, पहले नीचे सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर थोड़ा सा जैसे उसमें ब्रांच में होता है, पर्व होता है या इंटरनोड होता है, उस तरह से ये स्टेम पार्ट होता है और थैलेमस का, और इसके ऊपर फिर स्टेमन्स और गाइनोशियम पाया जाता है। तो इस तरह में जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो एंड्रोगाइनोफोर कहलाता है। ये गाइनोडॉप्सिस में आप देख रहे हैं पुष्प है, ये एंड्रोगाइनोफोर, जिसमें कि एंथर्स और के कार्पल इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। तो केलिक्स और कोरोला, मतलब बाह्य दल और दलपुंज की व्यवस्था क्या होती है। सामान्यतः पुष्प के अंदर बाह्य दल जो होता है ये सबसे बाहर का चक्र होता है और सामान्यतः हरे रंग का होता है, लेकिन कभी कभी आपको दलाब भी मिलेगा, कलर्ड भी मिलेगा। जैसे अगर आपने अमलतास कभी देखा हो, मई जून में बहुत अच्छा पुष्प इसके देखने को मिलते हैं आपको, तो उसमें जो बाह्य दल होता है वो पुष्प के समान पीले रंग का होता है, पीलापन लिए हुए, बहुत ज़्यादा पीला, हल्का सा उसमें हरा टिंज होता है, तो वो दलाब कहलाता है। अन्यथा ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली फ्लावर्स के अंदर ये ग्रीन कलर का होता है। मोस्टली केसेस में जो केलिक्स होता है, जब फ्रूट राइपनिंग होती है, फल बनता है जायांग से, तो वो झड़ जाते हैं। तो जब बहुत जल्दी झड़ जाते हैं तो उसको कॉर्डोकस बोलते हैं, माना आशुपाती, जैसे कि पॉपी में होता है। पॉपी में पुष्प बनता है और केलिक्स बहुत जल्दी ही उसमें झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ के अंदर ये जो बाह्यदल पुंज होता है या बाह्यदल होते हैं, ये पुष्प के विकसित होने के बाद में, पुष्प के बाद में जब फल बन जाता है उसके भी बनने के बाद में वो उस पर लगे हुए रहते हैं। इस तरह की जब व्यवस्था होती है जिसमें बाह्यदल बाद में भी उपस्थित होता है, फल बनने के बाद में भी, तो उसको बोलते हैं चिरलग्न या अपाती, मतलब झड़ता नहीं है। चिरलग्न मतलब जुड़ा हुआ ही है हमेशा के लिए। इस तरह का जो व्यवस्था है, इस तरह की जो
कंडीशन है ये आपको सोलोनेसी फैमिली में मिलती है। आप मिर्च को देखें तो मिर्च में जो ऊपर आपको दिखता है डंडी और पार्ट जो होता है वो केलिक्स का पार्ट होता है। इसी तरह से टमाटर में भी कई बार आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये पर्सिस्टेंट या चिरलग्न बाह्यदल होता है। अब ये जो बाह्यदल है ये फ्लैशी हो सकता है, मतलब मोटा हो सकता है, या फिर ये मेम्ब्रेन की जैसे हो सकता है, पतली पन्नी की जैसा हो सकता है। फ्लैशी यानी मोटा, मतलब लेदरी सा, अच्छा, इस तरह का जो व्यवस्था है ये आपको बैंगन में देखने को मिलती है। जैसे बैंगन के ऊपर जो हरा हिस्सा आपको देखने को मिलता है वो केलिक्स का पार्ट है और वो पर्सिस्टेंट है। इस तरह के इसमें इसको कहते हैं मार्सीसेंट। और रसभरी के अंदर जो होता है उसमें, जिसको फाइजलिस बोला जाता है, उसके अंदर पतला मेम्ब्रेन का जैसा केलिक्स होता है। सामान्यतः इन दोनों के अंदर केलिक्स जो है वो जैसे जैसे ओवरी ग्रो करती है उसके साथ में ग्रो भी करता है, बढ़ता भी है, ठीक है। तब उसके अगला जो केलिक्स के बाद में जो अगला चक्र होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला या दलपुंज, जिसमें हर एक जो पत्ती होती है वो दल कहलाती है। और सामान्यतः कलर्ड होता है, बहुत ब्राइट कलर हो सकते हैं, वाइट हो सकता है, पिंक, रेड, बहुत वैरायटी कलर आपको देखने को मिलता है। आप अगर पौधों को देखें जब पुष्पन होता है तो आप जानते हैं कि बहुत तरह के कलर इसमें देखने को मिलते हैं। केलिक्स और कोरोला दोनों ही में इनके जो हिस्से होते हैं, मतलब बाह्यदल और दल, ये मुक्त हो सकते हैं या जुड़े हुए हो सकते हैं। तो फ्री होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस, और अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस या गैमोपेटलस। ये दोनों परिस्थितियाँ यहाँ पर दिखाई गई आपको कि अगर फ्री होता है तो उसको इस तरह से निरूपित करते हैं, अलग अलग बीच में गैप दिखाया जाता है। अगर जुड़ा हुआ होता है जैसे पिटूनिया में होता है, दतूरा में होता है, तो वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नॉच से दिखाते हैं जोड़ करके। ये पॉपी है जिसमें देखेंगे आप जैसे पुष्प है यंग, अगर उसमें देखते हैं कली में आप देख रहे हैं तो आपको केलिक्स या बाह्यदल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पॉपी में पुष्पन होने से पहले जब पुष्प खिलता है उसी समय इनकी जो बाह्यदल होता है वो झड़ जाता है। ये बैंगन में आपको मार्सिसेंट केलिक्स, पर्सिसेंट केलिक्स दिखाई पड़ रहा है। ये रसभरी में एक्रिसेंट केलिक्स फाइजलिस के अंदर दिखाई पड़ रहा है आपको। अब हम आते हैं कि जो केलिक्स और कोरोला में जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं, दल और बाह्यदल होते हैं, उनकी व्यवस्था को हम कैसे बताते हैं। आमतौर पर हम जब बिल्कुल पुष्प खिल जाता है तो वो बहुत कभी कभी हमको क्लियर समझ में नहीं आता है। तो जो खिलने वाली कलिका होती, खिलने से जस्ट पहले जो कली होती है, उसमें हमको इनकी व्यवस्था देखनी चाहिए कि ये किस तरह से हैं। ये बेस्ट परिस्थिति हो जब हमको उनको देख सकते हैं। तो इनके में कोरस्पर्शी हो सकते हैं जिसमें कि जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे की मार्जिन, एक दूसरे को छूते हैं, बस खाली बिल्कुल पास पास में रहते हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, ठीक है। फिर अंतर्गत कोरस्पर्शी में मार्जिन थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, इंडुप्लिकेट वेलवेट कहते हैं, पिटूनिया में होता है इस तरह से। दूसरी व्यवस्था होती है व्यावर्तित। व्यावर्तित में क्या होता है कि एक पेटल का जो हिस्सा होता है या सेपल का जो हिस्सा होता है वो दूसरे पेटल या सेपल की मार्जिन को कवर कर लेता है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हो जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह को इसको कहते हैं व्यावर्तित या ट्विस्टेड अरेंजमेंट। तीसरा जो पार्ट होता है वो तीसरा जो अरेंजमेंट है जिसको कि हम बोलते हैं कोर छादी, इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इसमें इस व्यवस्था के अंदर एक पेटल या एक सेपल पूरी तरह से अंदर होता है और एक पेटल और एक सेपल पूरी तरह से बाहर होता है। बाकी जो तीन होते हैं जनरली, क्योंकि 5 होते हैं डायकोट जो पुष्प होते हैं उसके अंदर, तो बाकी 3 में एक पेटल का एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, जो 3 पेटल्स होती हैं उनका इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। कोर छादी में आरोही और अवरोही हो सकता है व्यवस्था। आरोही व्यवस्था में जो सबसे अंदर वाली पेटल होती है वो मात्र अक्ष की तरफ पाई जाती है, जैसे कि केसिया में होता है। और अवरोही में क्या होता है, जो सबसे बाहर का जो पेटल होता है वो मात्र अक्ष की तरफ पाया जाता है। अगर आप पेपिनियनेसी में देखेंगे, मटर का फूल देखेंगे, मेथी का फूल देखेंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है।
जिसमें कि सबसे बाहर का जो पेटल होती है वो मातृअक्ष की तरफ होती है, उसके बाद में उसके अंदर होता है, फिर उसके अंदर इस तरह से आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर एक और व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं क्विंक्विंशियल। क्विंक्विंशियल में 2 पेटल या 2 सेपल पूरी तरह से अंदर होते हैं, 2 पेटल और 2 सेपल्स पूरी तरह से बाहर की तरफ होते हैं, और एक जो होता है वो अल्टरनेट होता है। इस प्रकार की व्यवस्था आँख के पौधे में बाह्यदल में मिलती है, पुष्प के अंदर, आँख के पुष्प के अंदर बाह्यदल में, कैलिक्स में मिलती है। ठीक है। अब कोरोला में अलग अलग शेप आपको मिलती है बहुत ज़्यादा। हमने कुछ खास शेप के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे ब्रासिकेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर क्रॉस के शेप में इनकी पेटल्स जुड़ी हुई रहती हैं, जो इसी तरह से एक ट्यूबुलर होता है नलिकाकार, जिसमें कि जैसे सूरजमुखी का फूल देखते हैं या गुलदाउदी के फूल देखते हैं, उसके अंदर जो बीच के या गेंदा का फूल आप देखते हैं, तो उसमें जो होता है बीच के जो पुष्प होते हैं, जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, वो नलिकाकार होते हैं, बिल्कुल पतले से ट्यूबुलर होते हैं। इन्हीं में दूसरे जो होते हैं, जो कि बाहर की तरफ पाए जाते हैं पुष्प में, गेंदा के पुष्प में जो उनकी पत्तियाँ बनती हैं, वो जिनको हम रे फ्लोरेट्स बोलते हैं या अर्पुष्प बोलते हैं, वो लिग्युलेट होते हैं, मतलब जीभाकार, फ्लैट होता है, स्ट्रैप के समान होते हैं। मटर का जो अरेंजमेंट होता है इसमें पेविलियनेटिस बोला जाता है। तुलसी है, उसके अंदर बाइलिप्ड मानते हैं हम, सैल्विया है, तुलसी है, वो बाइलिप्ड होते हैं, मतलब 2 अलग अलग आपको दिखता है जो कोरोला होते हैं, 2 अपर लिप और लोअर लिप में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हालांकि जो पेटल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। फिर धतूरा में जो होता है वो जैसे भोंपू होता है, उस तरह की शेप होती है उसकी, पीछे से सकड़ा और बाहर से चौड़ा, तूर्य रूपी। ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न अरेंजमेंट होते हैं। जो आपका सदाबहार का पुष्प होता है उसमें रोटेट टाइप का पाया जाता है, जिसमें कि एक ट्यूब होती है और ऊपर सारे पेटल्स एकदम से खुल जाते हैं, राइट एंगल पर ट्यूब में एक्सपेंड करते हैं। ये मस्टर्ड का है, जिसमें क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है कि क्रॉस फॉर्म में पेटल्स अरेंजमेंट है इनका। फिर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कैलिक्स कोरोला के बजाय परिदलपुंज या पेरियंथ, और हर एक इंडिविजुअल जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं टेपल। ठीक है। और सेपल और पेटल नहीं बोला जाता है, टेपल्स बोला जाता है। इसी तरह से कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उसमें अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं, जैसे स्पर या दलपुट पाया जाता है, जो कि आउटग्रोथ होती है कैलिक्स या कोरोला से बनी हुई। डेल्फिनियम जो है रननकुलेसी का जो मेंबर है एक, उसके अंदर आपको ये स्पर देखने को मिलता है। बहुत सारे पुष्पों में आपको मकरंद कोश देखने को मिलते हैं, नेक्टरीज। उनकी अलग अलग जगह हो सकती है, डिस्क के रूप में हो सकते हैं, कभी डॉट्स के रूप में हो सकते हैं, ओवल ग्लैंड्स के रूप में हो सकते हैं, सदाबहार में, ब्रासिका में देखने को मिलते हैं। फिर एक संरचना है जिसको बोलते हैं कोरोना या किरीट। ये भी अपेंडिजेस हैं जो कोरोला होता है या दलपुंज होता है उसके पास में होते हैं, जिसे आँख में बहुत सुंदर किरीट आपको देखने को मिलता है। ये देखिए डेल्फिनियम का पुष्प है, इसमें आप पीछे पूंछ की तरह से आप जो संरचना देख रहे हैं ग्रीन कलर में, पर्पल कलर में, ये स्पर है या दलपुट है। ये सदाबहार का पुष्प है जिसमें कि नीचे स्टॉक है। ये रोटेट फ्लावर के बारे में बताया गया है कि उसमें जो कोरोला है वो पूरा एकदम से राइट एंगल पे पूरा एक्सपैंड कर जाता है, नीचे ट्यूब होती है इसमें। ये नेक्टरीज हैं, सदाबहार में दो ओवरी पार्ट दिखाए गए हैं और दोनों तरफ इसके 2 नेक्टरीज बताई गई हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखती हैं। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आँख का पुष्प है ये। इस आँख के पुष्प में आप ये पेटल्स देख रहे हैं, पेटल्स के बाद में ग्रीन कलर का ये डिस्क है, गाइनोस्टिजियल डिस्क इसको बोलते हैं, और ये पर्पल कलर का जो संरचना आपको दिख रही है उभरी हुई, इसको हम कोरोना या किरीट बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम गाइनोशियम के अतिरिक्त ये होती है। अब हम आते हैं पुमंग के बारे में बात करते हैं, जो तीसरा चक्र है पुष्प का, एंड्रोशियम। ये नर जननांग है पुष्प का, और इंडिविजुअल जो
मेंबर होता है पुमंग का, उसको पुंकेसर बोलते हैं या स्टेमन बोलते हैं। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट जो होता है एंथर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है, और नीचे इसके फिलामेंट होता है जिसको हम पुतंतु बोलते हैं। ठीक है। और ठीक है। और तो ये जो पुंकेसर होते हैं इसमें फर्टाइल पार्ट जो होता है उनको स्टेमन्स बोलते हैं, और जो स्टेराइल होते हैं, जो बंध पुंकेसर होते हैं, उनको स्टेमिनोड कहा जाता है। जैसे केसिया जो होता है उसके अंदर 3 स्टेमिनोड्स होते हैं, उसमें कोई भी परागकण नहीं बनते, ये इनएक्टिव स्टेमन्स होते हैं। ठीक है। और फिर स्टेमन जो होता है, पुंकेसर जो होते हैं उनका वो कई बार ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, तो उसको बोलते हैं पुंकेसर संचंजन, मतलब ये जुड़ जाते हैं, उससे जो संरचनाएं बनती हैं उनको हम बोलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन में सारे जो स्टेमन्स या पुंकेसर होते हैं वो मुक्त होते हैं, जैसे केसिया में है, पॉपी में है, और कई ग्रुप में भी होते हैं। तो जैसे अगर आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो उसमें जो पुंकेसर होते हैं वो सारे के सारे एक ट्यूब बनाते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं, मतलब एक समूह बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं एक संघीय मोनोडाइलफस कंडीशन। और मटर कुल के पौधों में आपको द्विसंघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें कि जो पुंकेसर होते हैं वो 2 ग्रुप्स में होते हैं। 9 जो पुंकेसर होते हैं वो एक पूरा बनाते हैं, और एक जो एंथर होता है वो अलग होता है। सिट्रस फैमिली के मेंबर्स में बहुसंघी भी पाए जाते हैं, जिसमें कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो अलग अलग 4-4, 5-5 का 2 से ज़्यादा समूह बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बहुसंघी या पॉलीएडाइलफस कंडीशन। ये केसिया का फ्लावर दिखाया गया, इसमें आप देखेंगे 3 बड़े फ्लावर्स हैं, 4 ये एंथर्स, और ये 3 छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये 3 स्टेमिनोड्स हैं। ठीक है। तो ये स्टेराइल पार्ट है। अब एक व्यवस्था पाई जाती है युक्त कोशी, जिसको बोलते हैं सिंजेनेशियस। ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है, स्पेसिफिक है। जो कंपोजिटी कुल के, मतलब गेंदा की जो फैमिली होती है, सूरजमुखी की जो फैमिली होती है, वो फैमिली कंपोजिटी या एस्टरेसी आजकल हम बोलते हैं, उसमें इनके फिलामेंट्स फ्री रहते हैं, और ऊपर का जो फर्टाइल पार्ट होता है एंथर, वो सारे जुड़ करके एक सिलेंडर नुमा संरचना बनाते हैं। तो मतलब जो परागकोश है वो जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है युक्त कोशी, सिंजेनेशियस, मतलब जो जेनेटिकली जो एक्टिव पार्ट होता है वो पार्ट जुड़ जाता है। सिनेंडरस कंडीशन में पूरा का पूरा जो पूरा स्टेमन, मतलब फिलामेंट भी और जो एंथर्स होते हैं वो भी, वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली में कई बार आपको देखने को मिलेगा। आप तुरई लौकी अगर आपके घर में कभी उगाते हैं तो उनका फ्लावर को आप देख सकते हैं, उसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और अब होता है, ये तो हुआ आपस में एंथर्स जो होते हैं या स्टेमन्स होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें कि पुंकेसर दूसरा जो वर्ल्ड होता है, चक्र होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन्स। तो सामान्यतः ये जो पैटल्स होती हैं, क्योंकि इनके जस्ट बाहर पैटल्स होते हैं, दलपुंज होता है, तो उनसे जुड़े रहते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम दल लग्न, और ये कंडीशन कहलाती है एपी पैटलस। ठीक है। फिर पुंकेसर में, जैसे आपने केसिया में देखा था, अलग अलग लंबाई के पुंकेसर थे। ठीक है। तो वो भी एक अरेंजमेंट होता है। तो अगर आप तुलसी में देखेंगे तो आपको 2 बड़े 2 छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो वो डायडाइनमस कंडीशन कहलाती है। इसमें अगर आप सरसों का फूल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 4 बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस। 4 बड़े हैं इसलिए टेट्राडाइनमस। ठीक है। अब एक कंडीशन होती है कि एंथर जो है, जो फिलामेंट के ऊपर जो फर्टाइल हिस्सा होता है, जिसको कि आप फर्टाइल हिस्सा कोष्ठ जिसको बोलते हैं, वो उसमें कितने होते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर जो होते हैं एंथर्स, उसमें द्विकोष्ठीय डायकिटिकस पाया जाता है, 2 लोब्स होते हैं एंथर्स में। और लेकिन जैसे आप मालवेसी देखेंगे, हिबिस्कस में, गुड़हल के फूल में देखेंगे तो उसमें मोनोथिकस एक कोष्ठी परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है।
जैसे गुड़हले ये मोनोडाल्बस कंडीशन, और ये एंथर्स आपको किडनी शेप के बहुत प्यारे दिख रहे हैं इसके अंदर, और वो एंथर्स जो है ये दिस इज मोनोथिकस स्टेमन्स। फिलामेंट का अटैचमेंट जो होता है कैसे होता है, अगर आधार पे जुड़ा हुआ है तो उसको बेसिफिक्स बोलते हैं, आधार लग्न। अगर एक साइड से जुड़ा है तो उसको पृष्ठ लग्न बोलते हैं, जैसे बहिनिया में होता है, कचनार में। एडनेट में कनेक्टिव जो है वो एंथर से जुड़ा हुआ पूरी आगे तक लेंथ, फुल लेंथ तक ऊपर तक जाता है, इसको हम एडनेट बोलते हैं। और वर्सटाइल या मुक्त डोली जो होता है सिर्फ एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, एक पॉइंट से। ये जो है आमतौर पर ग्रामीणी में देखने को मिलता है, बहुत पतला सा फिलामेंट होता है और एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और फिर स्फुटन होता है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, उस तरह से इसको इंट्रोस और एक्सट्रोस स्फुटन बोलते हैं। दिस अगेन पॉपी, जिसमें कि ये यंग फ्रूट्स भी आपको दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहा है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज़रूरी होती है समझना और याद रखना, क्योंकि जब तक आपको ये कुछ मोटे मोटे टर्म्स जो हैं ये नहीं ध्यान हो तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी के साथ में ही आप वर्णन करेंगे और आप उसको आप मैच करते हैं पुराना जो भी आपका डिस्क्रिप्शन कहीं दिया होता है फ्लोरा में या मैनुअल में, उससे कंपेयर करके ही आप प्लांट को पहचान सकते हैं। या कहीं आपको भेजना हो पब्लिकेशन के लिए या जांच करने के लिए कि अगर हमने नया पौधा को ढूंढा है, तभी भी आपको ये सब टर्मिनोलॉजी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन वर्गीकरण पद्धति है। ज़्यादातर फ्लोरा में और जो हर्बेरिया होते हैं वहाँ पर हम इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं।